अब आ रही होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं यहाँ से म्यूट किया हुआ था ना, तो वो वॉइस वो नहीं हुई। मैं ये कह रही हूँ अब तक में हमने क्या क्या कर लिया है उसको देख लेते हैं। एक तो हमने कर लिया मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सॉरी। फिर हमारा ना हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय करते हुए हमने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पे बात कर ली, यानी हमने सिगमंड फ्राइड साहब पढ़ लिए, हमने एरिक एरिक्सन पढ़ लिए, दोनों ही सामाजिक विकास को सपोर्ट करते हैं। हमने विकास की अलग अलग अवस्थाएं पढ़ ली। अब इसके अंदर विकास की अवस्थाओं के अंदर हमने यूरी ब्रॉन ब्रेनफेनर नैतिक विकास में कोलबर्ग पढ़ लिए हमने, है ना, कोलबर्ग पढ़ लिए, यूरी ब्रॉन ब्रेनफेनर के साथ को हम क्या बोलते हैं, पीपीसीटी का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने शारीरिक विकास को पूरी तरीके से पढ़ लिया, इमोशनल डेवलपमेंट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, संवेगात्मक विकास आपने अच्छे से पढ़ लिया इसी के अंदर, है ना, शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास आपका हो गया। आपने इसके अंदर विकासात्मक कार्यों को भी पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ये आपने सब पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसी चैप्टर के अंदर हम क्या लेंगे, हाँ कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं तो होने दो। यूट्यूब पे जो आप क्वेश्चंस गलत करते हैं वो तो अच्छी बात है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन तो गलत होंगे, आप रिवीजन करोगे तो आपके कुछ डाउट भी होंगे, है ना, तो वो तो गलत हो रहे हैं, तो आप अपना रिवीजन करो, दोबारा से थ्योरी को रिवाइज करो। अगर उसमें मैंने कोई नया क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने वहां पे ये पूछ लिया था यूरी ब्रॉन ब्रेनफेनर साहब के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो उसके अंदर बात निकल के आई कि उसको पीपीसीटी सिद्धांत कहते हैं, तो आप उसको शामिल करो, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे। हमेशा याद रखो, अगर आप इस गलत फहमी में हो कि आपको एक एक चीज, है ना, मतलब ऐसे मुंह खोल के और उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ी गलती पे हो। मैं ऐसे कभी अपने किसी स्टूडेंट को प्रिपेयर नहीं करती, ठीक है ना, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं करती। मैं हमेशा क्वेश्चंस जो लेकर आऊंगी वो डिफिकल्ट ही लेकर आऊंगी, जो पढ़ाऊंगी उसमें पिछली बार से नई चीजें 10 बताऊंगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं पुराने वाले उससे पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। पुराने वाले से और इस वाली एक भी क्लास को देखोगे तो महसूस होगा कि इसमें तो दीदी ने ज्यादा बताया हुआ है, तो इसीलिए नए वाले में जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर और नई चीजें, और उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हम मतलब लगे रहेंगे। अच्छे से रिवाइज करो, एमपी के अंदर जब भी आएगी तुम्हारा सीडीपी कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा खुद को मान के चलो कि जब भी वैकेंसी निकलेगी, मैंने आपको बताया ना कि वो वैकेंसी निकालने की कब सोच रहे हैं, जून में निकालने की सोच रहे हैं, है ना, मैं ये कह रही हूँ वो जून में ना निकाल के मई में निकालें, मई में वो नोटिफिकेशन निकालें, तुम्हारा सिलेबस तब तक कंप्लीट होगा, तुम उस पर जान लगा दो। और मैं क्वेश्चन जो लेकर आऊंगी, अगर कोई बच्चा सोचता है कि दीदी की 50 के 50 क्वेश्चन उनके ही नोट्स से बन जाएंगे, नहीं, फिर तो मैं फेल हूं यार। मैं अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग कराने में, मैं अपने बच्चे को दिमाग लगाने में, मैं अपने बच्चे को कुछ नया मिलता है ना, कि हर बार कुछ नया सीखना है, इसके लिए मैं अपने बच्चे को अवेयर ही नहीं कर पाई। मेरे बच्चे को लगता है कि रटा रटाया रट लिया और उसके बाद जीवन में कुछ नया हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, ऐसे में स्टूडेंट नहीं बनाती अपने, है ना, सॉरी, मेरे में क्वेश्चन हर बार मिलेंगे आपको, हर बार आपकी पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी, और हर बार आप अपने मेरे हर यूट्यूब के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद में, वो 50 क्वेश्चन के बाद में आप अपने नोट्स में पेन उठाकर कुछ ना कुछ ऐड करोगे। ये मुझे अपने बच्चे में चाहिए, मुझे चाहिए एक जीता जागता दिमाग को इस्तेमाल करता हुआ एक्टिव बच्चा, जो कुछ जोड़ना और जो कुछ घटाना जानता हो। मुझे रट्टू बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि आज के समय में जॉब रट्टू बच्चों की रही नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए जिसकी मेमोरी अच्छी हो, लेकिन साथ ही साथ जिसका लॉजिक अच्छा हो। तो आपको मेरी क्लास में तो साहब ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक और चीज मुझे पूछनी है, ये जितने तुम यहाँ पे दिखते हो, ये पर डे की क्लास में 450 से ऊपर बच्चा मेरी क्लास में लाइव आता है ना, पीपीसीटी ऐड किया, अच्छी बात है ना, करना बनता है मेरे बच्चे। फिर मैं फेल हूं ना अगर मैं अपने बच्चे को क्वेश्चन ऐसे नहीं लाके दे पा रही कि उसको उठा के अपने नोट्स में कुछ ऐड करना पड़े, है ना, तो मैं फेल हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे के दिमाग में मैंने ये बैठा दिया कि मैं ही एग्जाम सेटर हूं और उसको लगेगा बस इतना ही पढ़ना है जीवन में
और फिर काम हो जाएगा। फिर वो कंटेंट पढ़ने की जगह क्या रटेगा, क्वेश्चंस रट के जाएगा। वो नहीं कराना मेरे को। मैं पढ़ पढ़ लगा, हर बार कुछ गुगली डालना जरूरी है। मतलब मुझे तुम्हें विराट कोहली बनाना है, मुझे तुम्हें एवरेज कोई वो नहीं बनाना जिसको एक बार में रिप्लेस कर दिया जाएगा कि अरे ये जो खेलता है इसकी जगह तो कोई भी खेल सकता है। मुझे तुम्हें एकदम ऐसा बनाना है अनबीटेबल, तुम्हारी शैली किसी से मैच ना हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल, पहले एक बात सुन लो, क्योंकि तुमने बात छेड़ी, मैंने तो देखो छेड़ी भी नहीं थी, मैं तो सीधे पढ़ा रही थी। तुम नालायक हो जो मुझे छेड़ते हो। ये तुम सारे मुझे यहाँ पर दिखते हो, मुझे कारण बताना, क्या कारण, सब बताओ ईमानदारी से। छोटे बहन भाई हो, कुछ बड़े बहन भाई भी हैं मेरे इधर। लाइव क्लास में ना 470 480 कई बार 500 क्रॉस भाई बहन सारे रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जब भी मैं कोई प्रैक्टिस सेट करा रही होती हूँ, 150 200 200 में खिंच के आए मर मर के तो 250, फिर 250 में मर मर के आए दीदी और कितनी देर क्लास चलेगी, जबकि सबको पता है कि 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में होंगे, ज्यादा से ज्यादा 60 क्वेश्चन होंगे तो 2 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन ना, वो तो पूछना ही बना रहेगा और बालक 250 से ऊपर नहीं बढ़ेंगे और भैया ऐसी पिनकारी सी मारते रहेंगे पूरे टाइम। कहाँ चले जाते हो उस दिन जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हूँ? कौन सी चिर निद्रा में सोते हो बेटा जी? कहाँ होते हो तुम, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, मेरे को बताओ, तुम आज तो मेरे को ये पूछना है, जवाब बताओ, कहाँ चले जाते हो तुम? उस दिन मैंने 5 बजे इसलिए रखा था, संडे में मेरे को केवी को निपटाना था। अब केवी कल भी सवेरे में निपटू के खत्म कर दूंगी, केवी हुर्र, ठीक है ना। बताओ जल्दी। मैं आती तो हूं, बस आंसर नहीं देती। अरे लाड़ू, तो वो तो दिखता भी है ना, वो तो दिखना भी चाहिए ना कि कितना है। देखो, एक संजय है अपना भाई वगैरह, मेरी उम्र दीदी 9 साल है, मैं बहुत छोटा हूँ। बेटा तू यहाँ पे बैठना भी नहीं चाहिए, जा 2-3 काम सीख के आ जाके जल्दी से, जीववाद वाले प्राणी। हाँ, क्या करें मैम जी, घर भी संभाल। अरे तो सुनते सुनते उस समय कान में लगाते लगाते सुन लो ना, क्योंकि क्या होता है लाइव में तुम आंसर कर सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पगली औलादों, तुम जो पढ़ते हो उसको पढ़ने के बाद, अब इस संडे होगा तुम्हारी क्लास, और संडे कितनी बजे होगी, 10 बजे होगी। मुझे मतलब नहीं है तुम किसको घर में क्या नाश्ता दोगे उस दिन, है ना। तुम घर में नाश्ता कराने के बाद झाड़ू पोछा करना, जो भी मेरी गुड़ियाएं हैं, जो भी मेरे लड़के हैं, हो सकता है बेचारे मेरे गुड्डा भी घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, जो भी है मुझे मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ 10 बजे तुम वहां पे मेरे को दिखो और कमेंट में आंसर करो, जवाब दो, जो टॉपिक में पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड, है ना। तो ये मेरे को चाहिए। संडे कितनी बजे, सुबह 10 बजे। एक गायब रहा, पकड़ के ना लेके आई, मैं तो नाम बदल देना। आ जाओ, अब चैप्टर 2 पे बात करते हैं गुड्डा, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अब देखो बेटा जी, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो हमको पता है, वुडवर्ड साहब ने कहा था, हम सबके बनने में, यानी हमारे विकास में हेरिडिटी का भी रोल है और एनवायरमेंट का भी रोल है। हमें अपने पूर्वजों से क्या प्राप्त होता है बेटा जी? हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं शारीरिक गुण और मानसिक गुण मिलते हैं। पूर्वजों से क्या मिलता है बेटा जी? तो आप कहोगे दीदी पूर्वजों से हमें शारीरिक गुण भी मिलते हैं, मानसिक गुण भी मिलते हैं। तो वुडवर्थ भैया ने इसीलिए कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। इनटू इनटू प्लस नहीं बोलना लाड़ो, क्या बोलना है? इनटू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इनटू बोलना है। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट बोलना है। यानी हेरिडिटी और अंतःक्रिया होती है किसके साथ में? पर्यावरण के साथ में। इनटू का मतलब क्या है बेटा जी? इनटू का मतलब है ना, इसका मतलब है इंटरैक्शन, अंतःक्रिया। कभी भी कोई आपसे बोले, कभी भी आपसे कोई बोले कि भैया क्या हमारी हेरिडिटी 50% का रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, क्या हमारे एनवायरमेंट 50% का रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, उसको बड़ा बड़ा काट देना और कहना हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वातावरण और अनुवांशिकता का प्रभाव बराबर होता है, कि हेरिडिटी का 60% होता है, वातावरण का 40% होता है ना, कि हेरिडिटी का 30% होता है और वातावरण का 70% होता है। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। क्या बोलोगे? हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, है ना। मैंने तुम्हें कहानी भी सुनाई है कि गुंडे उठा के ले गए पुलिस वाले के लौंडे लपाटे को, और वो लौंडा लपाटा पड़ा हो रहा है पुलिस वालों का बच्चा गुंडों के घर में, तो उसके ऊपर हेरिडिटी का प्रभाव इतना पड़ गया, वो जेब कतरा बन गया। जो लड़का घर पे रह गया वो पिताजी की तरह पुलिस ऑफिसर बन गया, और वो पकड़ रहा है उसको, एक दिन वो कह रहा है भाई। तो ऐसे पुरानी मूवीज में सीन होते थे। तो वो आपके इस बात को क्लियर कर रहे हैं
कि आप कभी ये नहीं कह सकते। मतलब वो सारे सीन, साइकोलॉजी कितनी तेज थी हमारे मूवी के डायरेक्टर्स की, वो सारे सीन ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि वुडवर्थ भैया सही कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन का, उनके बीच की अंतः क्रिया का, है ना, असर होता है, रिजल्ट होता है विकास। लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते, हम कभी ये नहीं कह सकते कि किसका कितना असर होता है। तो अगर कोई बोले कि 50-50% नहीं कह सकते, अगर कोई बोले 40-70% नहीं बोल सकते, 60-40-70-30 नहीं बोल सकते कि किसका कितना प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पुराने जमाने की मूवीज में वो दिखाते थे, आप नहीं कह सकते कि किस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो आप इसको 50-50% में नहीं कहते हैं। ठीक साहब? अच्छा, अब बात आती है हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता क्या होती है। तो देखो, आज तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम कहोगे दीदी वाह 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 वाह। तो आज तुम्हारे ज्ञान चक्षु अगर मैं खोलूं तो देखो भैया, अनुवांशिकता क्या होती है। तो कहना, व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से जो भी शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं उसको आप क्या कहते हो गुड्डा? तो आप कहोगे उसको दीदी हम कहते हैं अनुवांशिकता। मतलब आपको अपने मम्मी पापा से शारीरिक और मानसिक गुण जो मिले, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। मेरी मदर के, हम, मेरे पापा के बाल नहीं है, मेरी माँ के बाल ना जेड ब्लैक हैं। जेड ब्लैक जानते हो? मतलब भक्क काले, ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल देसी भाषा में, भक्क काले। और ऐसे जेड ब्लैक बाल केवल और केवल मेरे बड़े वाले भाई के थे, मेरे नहीं थे कभी जेड ब्लैक, मेरे पापा पे चले गए, ठीक है ना। मेरी माँ के कम से कम 45 की एज तक एक बाल सफेद नहीं था, मेरे पापा के थे, हम पापा पे चले गए ठीक है ना। तो आपको शारीरिक गुण जो मिलते हैं अपने, कहाँ से मिलते हैं? अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं, है ना। मेरे फादर जब सोते हैं तो आंख उनकी थोड़ी खुली रहती है, सेम मेरी खुली रहती है। ये मेरी मम्मी ने बताया, ये लोगों ने बताया, उनको लगता है कि मैं जग रही हूँ, मैं तो सो रही होती हूँ। तो मेरे पापा की भी आंख थोड़ी थोड़ी सी खुली रहती है, वो ऐसे ही सोते हैं। तो आपकी हाइट कैसी जाएगी, आपकी आंखों का कलर, आपके बाल का टेक्सचर कैसा होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, इसके अलावा आपकी नोज कैसी होगी, आपके टीथ कैसे होंगे। जैसे मेरे टीथ के बीच में गैप है, अब ये टीथ के बीच में गैप है तो ये क्या कहेंगे देखो, मैं इसीलिए तुम्हारे बोलने की आदत छीनती हूँ। तुम नालायक औलाद हो, मुझे हंसाते हो क्लास में। यूं कह रही है मेरे पापा के बाल ही नहीं है सर पे बता, ये बात लिखने की जरूरत है? मेरा फ्लो मत तोड़ा करो, पहले बात को ध्यान से सुनो। हाँ, तो ये टीथ में गैप जो है, ये मेरी मम्मी के नहीं है, ये मेरे फादर के भी नहीं है, मेरे बुआ के नहीं, मेरे चाचा जी के नहीं, मेरी दादी के नहीं, मेरे दादाजी के भी नहीं, मतलब मेरे खानदान में किसी के नहीं, पापा वाली साइड में किसी के नहीं। और मेरी मम्मी की तरफ की लेगेसी में देखा जाए तो मेरी नानी के दांतों के बीच में गैप था, और मेरी नानी के बाद उनकी किसी बेटी के दांतों के बीच में गैप नहीं था। मेरी जो मौसी है उनकी एक बेटी के दांत में गैप है, और उसके बाद मेरी माँ के खानदान में, मतलब मेरे माँ में, मेरे टीथ के बीच में गैप है। तो इसका मतलब अकेले मम्मी पापा का मामला भी नहीं चल रहा, यानी हमें कुछ चीजें तो अपने खानदान वालों से भी मिल रही है। कई बार आपने सुना होगा ना, जैसे कई बार बोलते हैं, है ना, कि हाय कितना प्यारा लग रहा है, ये तो बिल्कुल अपने बाबा जैसा लगता है। सुना होगा तुमने, 100% सुना होगा। किसी ने तो तुम्हें कहा होगा कि बेटा तेरा माथा ना तेरे छोटे वाले मामा जी जैसा लगता है। तेरे छोटे वाले मामा है ना, जिनका नाम है कुम्मू मामा, कुम्मू मामा की तरह लगता है। सबके अपने अपने मामा होंगे, उनसे कुछ तुम्हारा मैच किया होगा, किसी बाबा से तुम्हारी तुलना की होगी, किसी नानी से तुम्हारी तुलना की होगी, और तेरी नानी ये थी, तो तुम्हें भी ऐसा लगता है हाय कितने जोरदार खानदान में हम पैदा हुए। तो हम अपने माता पिता से, वो हमारे पास ट्रांसफर कैसे हुआ? अब किसी रात में किसी सपने में वो अम्मा बाबा नानी नाना तो हमें देने नहीं आए, हमारे पास वो मम्मी पापा के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो हमें जो शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं ना बेटा, वो किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पेरेंट्स के थ्रू। तो कभी भी मम्मी बोले कि बेटा तू बुद्धू है, तो कहना मम्मी दीदी ने बोला था एक दिन चलती क्लास में, मनोवैज्ञानिकली प्रूवन है, मम्मी साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चे को मानसिक और शारीरिक गुण अपने मम्मी पापा से मिलते हैं। बात वहीं खत्म हो जाएगी। बोलोगे कि नहीं? मत बोलना, मारेगी मम्मी। आ जाओ। तो गर्भधारण के समय होता क्या है? कंसेप्शन। गर्भधारण क्या होता है गुड्डा? कंसेप्शन। गर्भधारण मतलब वो समय जब स्त्री के एग और पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म मिलते हैं, तो उस समय गर्भधारण होता है, कंसेप्शन होता है। हम सब मम्मी के पेट में ही तो उपजे हैं। तो गर्भधारण के समय शुक्राणु, जो कि फीमेल की एक लाइफ सेल है, सॉरी मेल की एक लाइफ सेल है,
उसमें से स्पर्म के 23 क्रोमोसोम और अंडाणु मम्मी की तरफ से जो एग था उसके 23 क्रोमोसोम मिले। इस तरीके से कुल मिलाकर 23 जोड़े क्रोमोसोम से एक जिंदा सेल बनी। वो सेल कौन थी? हम थे। वो वाले नहीं जो बैटरी में लगाते हैं। हम क्या थे गुड्डा? हम थे जिंदा सेल। हम क्या थे सोना? हम थे जिंदा सेल। सेल बोलना अपने आप को, जीवित सेल बने। अब बेटा जी ये सेल जब बनी तो इसमें ये मम्मी पापा जैसी आंखें, खानदानियों के गुण ये आए कैसे? अब मम्मी की तरफ से है ना, मम्मी की तरफ से एग था। उस एग में तुम्हारे पूर्वजों की, आय हाय पूर्वजों की, हाँ मेरे बच्चे पूर्वजों की पूरी की पूरी, जैसे पीडीएफ न लगावे, जैसे पेन ड्राइव लगा दें, पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव लगा देते हैं तो उसमें पूरा डेटा चला जाएगा कि अच्छा गार्गी दीदी के पेन ड्राइव में ये फाइलें पड़ी हुई हैं, सब अच्छी पड़ी हुई है, गोरख धंधा नहीं करती है बहन तुम्हारी, तो वो सारी पेन ड्राइव में रीड होने लग जाएंगी। ऐसे ही उस एग में, उस जिंदा एक शेल में है ना क्या था? 23 क्रोमोसोम भी पहुंच गए उस अंडे में। अब इधर से पिताजी के स्पर्म आए, उस एग को उस स्पर्म ने निषेचित किया, तो 23 क्रोमोसोम इधर से पापा के खानदान की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर, ये समझ लो पापा के खानदान की पीडीएफ, पापा के खानदान की पीपीटी, है ना, पेन ड्राइव, कुछ भी कह लो, पापा के खानदान की पेन ड्राइव क्या है? वो 23 क्रोमोसोम जो कि आपका स्पर्म लेकर जा रहा है, वो पापा के खानदान की पेन ड्राइव है। मतलब उनके खानदान में जो भी लेगेसी है, शारीरिक गुणों की, मानसिक गुणों की, बीमारियों की, अच्छाइयों की, गुणों की, सब, और मम्मी की तरफ से भी ये सब कुछ आ रही है। तो अब ये 23 और 23 क्रोमोसोम मिले तो कुल मिलाकर 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम का मामला हो गया। अब क्रोमोसोम होते क्या है बेटा? कौन मिला? क्या था उनमें? स्पर्म में, एग में था क्या? क्रोमोसोम, ये पेन ड्राइव ऐसे समझ लो एक धागे की तरह की संरचना होगी। क्या होगी? एक धागे की तरह की संरचना होगी। हर क्रोमोसोम पर जीन्स मिलेंगे। जीन्स ये वाले जीन्स नहीं जो तुम और मैं पहनते हैं, नहीं, हर क्रोमोसोम पर क्या मिलेंगे? जीन्स, जेनेटिक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं। हर एक धागे की तरह की संरचना है बेटा। तुम्हारी हर सेल में, मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जो डीएनए टेस्ट होता है ना, कैसे होता है बाबू? तुम्हें ये नहीं लगता तुम्हारे बाल में भी, तुम्हारे बाल जो हैं उसमें भी तुम्हारी जीन्स की पूरी संरचना है, जेनेटिक डिजाइनिंग। तुम्हारे बाल से क्लोन बन जाएगा आने वाले समय में। किसी ने तुम्हारा बाल लिया, कतई दूसरी गार्गी बन गई, है ना, और तो कुछ की बात ही नहीं रही, बाल से बन जा रहा है कि एकदम किसी ने अपना बाल तुम्हारा नोच लिया और खट्ट करके दूसरी गार्गी बना दी, दूसरी रूबी बना दी। ठीक, तो इसका मतलब कि हमारा क्रोमोसोम है। हमारा क्रोमोसोम क्या है? धागे की संरचना है। उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? उसके ऊपर समझ लो वो धागे के ऊपर एक क्रोमोसोम पर हजार जीन्स बैठे हैं। अब तुम कहोगे दीदी जीन्स क्या है? तो तुम ऐसे समझ लो, जीन्स वो इंफॉर्मेशन है जो ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी आंखों का कलर कैसा होगा, तुम्हारी नाक सीधी होगी, टेढ़ी होगी, ऊंची होगी, तोते जैसी होगी, तुम्हारे कान जो होंगे वो ऐसे ऐसे करते हुए होंगे या ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, तुम्हारी जो चिन होगी ये बहुत से लोगों की ये नॉर्मल होती है ना, मतलब नॉर्मल इन द सेंस बहुत से लोगों की ये यहाँ पे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं ये जो जैसे हमारा है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक कट बोलते हैं ये, है ना, तो नॉर्मल होगी या कट होगा यहाँ पे, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर भाई साहब? इस जीन्स पे हजारों जीन्स डोल रहे हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम धागे की जैसी संरचना, उस पर जीन्स बैठ के टुबुक कहीं पे भी क्रोमोसोम जा रहा है उसके संग ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जा रही है। तो जीन्स मिलते हैं और इन्हीं जीन्स में आपके अनुवांशिक गुण स्टोर है। आंखों का कलर, नाक, बाल, दांत, आंख, है ना, मेंटल आईक्यू कितना होगा और आपकी हाइट कितनी होगी, सब कुछ। तो अनुवांशिकता की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाने का बहुत चांस है। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बेटा जी? तो कहना दीदी जीन्स होती है। और उस जीन्स को कौन लेकर जा रहा है? तो कहना दीदी क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं। तो मैं तुमसे अगर कभी पूछूं कि हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, हेरिडिटी की सबसे छोटी यूनिट बताना जीन,
और मैं पूछूं हेरिडिटी का वाहक कौन है, हेरिडिटी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन लेके जा रहा है, तो तुम कहना दीदी क्रोमोसोम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे जीन्स उस क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आए तो दो बार एक और बार देख लेना और एंड में मैं भी अभी समझाऊंगी। अभी ओपन इसलिए नहीं कर रही, तुम दांत फाड़ने लग जाते हो और हंसी मजाक की बातें करने लग जाते हो, करेंगे लेकिन टॉपिक के बाद, पढ़ाई जरूरी है ना बाबू। आ जाओ, अब अनुवांशिकी ये शब्द कहां से मरा है भाई, इसको भी समझना जरूरी है गुड्डा। अनुवांशिकी, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, ये शब्द कहां से आया, तो जेनेटिक्स बेसिकली क्या बोलोगे गुड्डा, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जेन, क्या कहोगे, ग्रीक भाषा का शब्द है जेन, जिसका मतलब है होना या वृद्धि होना। ग्रीक भाषा का शब्द है जैन, जिसका मतलब क्या होता है, होना या वृद्धि करना। अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम बैटसन ने किया था और अनुवांशिकी के जनक ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो जेनेटिक्स याद रखना ग्रीक भाषा का शब्द है जैन, जिसका मतलब होता है होना या वृद्धि करना, उससे बना है। अनुवांशिकी शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम बैटसन ने किया था। अनुवांशिकी विज्ञान के फादर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एक मतलब जो रियलिटी में ऑन द नेम ऑफ द सन एंड द गॉड जो कराते हैं पादरी यानी कि प्रीस्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बैटसन ने किया है, याद रखना। अच्छा, अब अनुवांशिकी कहें दीदी या वंशानुक्रम कहें, दीदी बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ भी कह लो, अनुवांशिकी कह लो, वंशानुक्रम कह लो, बात एक ही है, कुछ भी कह लो। अनुवांशिकी भी कह सकते हैं दीदी, हाँ, वंशानुक्रम भी कह सकते हैं दीदी, हाँ हाँ दीदी, इसको हेरिडिटी भी कह सकते हैं, हाँ हाँ, बात एक ही है, बिल्कुल बेटा बात एक ही है। अनुवांशिकी, वंशानुक्रम, वंश से मिलने वाला, सीक्वेंस में मिलने वाला शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, वंशानुक्रम, बात एक ही है। जेम्स ड्रेवर, कुछ परिभाषा देखेंगे। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि वंशानुक्रम से मतलब होता है कि मम्मी पापा के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में ट्रांसफर होना। बहुत फेमस डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की, क्या कहेंगे, बहुत फेमस डेफिनेशन है, क्या कहेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है तान्या, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में और किशोरावस्था के विभाषा विकास में एक ही चीज बताइए, एक ही चीज बताने के लिए होगी लाड़ो, इसीलिए तो बताइए, एक ही चीज बताने के लिए होगी इसीलिए तो बताइए गुड़िया, क्यों परेशान हो रही हो, आ जाओ। तो देखो भाई साहब, जेम्स ड्रेवर ने कहा कि भैया हमें हेरिडिटी का मतलब है हमें अपने मम्मी पापा से जो शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब हेरिडिटी के कुछ, वंशानुक्रम के कुछ क्या है, नियम है। ये नियम किस किस ने दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम। बीजकोश की निरंतरता का नियम जिसको आप कहते हो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी किसकी, जर्म प्लाज्म की, बीजकोश जर्म प्लाज्म। ये नियम ये कहता है कि भैया बच्चे को जन्म देने वाला जो बीजकोश है, बीजमैन ही लेकर आए थे। बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया, तो आप कहोगे बीजकोश की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया। किसने दिया, बीजमैन ने। इन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने वाला जो स्पर्म, जो एग है, जो बीजकोश है, जो जीन्स है, तो बच्चे को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता, उसको अपने मम्मी पापा से मिला। बीजकोश जर्म प्लाज्म का मतलब कि आपको अपने मम्मी पापा से सीक्रेट मसाला मिला है, वो बीजकोश जो तुम्हारे खानदान के बच्चों को अलग, दुनिया से सबसे अलग करता होगा। कुछ तो विशेषताएं होंगी ना जो तुम अपने बहन भाइयों से भी अलग हो, तो दूसरों से तो अलग होंगे ही होंगे। तो कहा कि बच्चे को जन्म देने वाला जीवकोश कभी नष्ट नहीं होता। वो जीवकोश क्या है, जो बच्चे को अपने मम्मी पापा से मिलता है और उसे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। मतलब बच्चे को मम्मी पापा से क्या मिला, बीजकोश, यानी विशेषताएं मिल गई, किसके माध्यम से, क्रोमोसोम पर बैठकर घूमते हुए जीन्स के माध्यम से। और यही विशेषताएं हमने आगे अपने बच्चों को दे दी। हाँ, यही विशेषताएं हमने आगे अपने बच्चों को दे दी। कैसे दे दी, क्योंकि जीवकोश मतलब बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। यानी जब भी एक व्यक्ति संतान पैदा कर रहा है तो वो अपने पूर्वजों की और खुद की विशेषताओं को बच्चों में डाल दे रहा है।
और फिर वो बच्चा जब अपनी संतान पैदा करेगा तो वो उठा के उनको उसमें डाल देगा। तो उन्होंने कहा जो हेरिडिटिक ट्रेट्स हैं, विशेषताएं हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि बल्कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। तो बीएन झा साहब को, बीजमैन साहब की ये बात बढ़िया नहीं लगी। उन्होंने कही कि एक जागो का मतलब है भैया, इसका मतलब क्या ये है कि इंसान बैंक की तरह काम कर रहा है कि तुमने डिपॉजिट करा, आने वाली जनरेशन को दे दिया? ऐसा थोड़ी ना है। आप तो ये कह रहे हो, है ना, कि मनुष्य क्या है, बीज कोष का बैंक है। जैसे साइंस को अगर पढ़ते हो तो डार्विन की थ्योरी वगैरह पढ़ो, साइंस को पढ़ो, तो तुम्हें क्या लगता है साइंस क्या कहती है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? साइंस कभी ये कहेगी तुम दुनिया में ब्रह्मांड की शक्तियां खोजने आए हो? लगता है तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियां खुजवा रहे हैं तुमसे? बताओ, क्या लगता है गुड्डा तुम्हें कि मतलब साइंस ये मानता है कि तुम ब्रह्मांड की शक्तियां खोजोगे, तुम भाई साहब ये करो? साइंस कहती है ओए तू दुनिया में आया है, औलाद पैदा कर, निकलता चल, ताकि ये जो जनता है, यानी ये जो प्रजाति है, मानव प्रजाति, ये खत्म ना हो जाए। तो साइंस तो मानता है हम, हमारा एक ही काम है, संतान की उत्पत्ति करना, बाकी बाद मर जाओ, ताकि वो ये प्रजाति बनी रहे। साइंस यही कहता है कि हर प्रजाति आती ही इसीलिए है, हर प्रजाति जो है वो इसीलिए है, उसका एक ही काम है, बालक पैदा करो चाहे फिर मर जाओ, ताकि आने वाली जनरेशन से वो प्रजाति जिंदा रहे। तो साइंस ये मानती है हमारा इस दुनिया में आने का रीजन। अब बहुत सारे तुम मन ही मन में खुश हो जा रहे होगे, वाह साइंस बहुत बढ़िया मानती है, न पढ़ना न कमाना, आ हा हा, दीदी ने कितनी बढ़िया बात कही, बालक पैदा करो चले जाओ, है ना, हाँ हाँ बेटा खिलाना भी होता है, वो समाज बहुत कुछ मांगता है ना। तो बीएन झा ने कहा कि यार ये जो तुमने फालतू की बकलूली कर रखी है कि है ना बीज कोष की निरंतरता, हम तो केवल बीज कोष के लिए आते हैं, तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि इंसान केवल बीज कोष का बैंक है? बोले ये तो गलत बात है ना, हम केवल अपना कोई वो बैंक थोड़ी ना जिसमें हमारे पूर्वजों की पैसा एकदम पड़ा हुआ है और उसको हमें आगे ट्रांसफर कर देना है ना। बोले ये ऐसा मामला थोड़ी ना है। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया बेटा जी, मना कर दिया। ठीक है ना। तो क्या कह दिया उन्होंने, इसकी आलोचना करते हुए कहा मनुष्य केवल बीज कोष का क्या है, बैंक है। अच्छा साहब, अब दूसरी बात पे हम बात करें तो पहला क्लियर हो गया, बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया। दूसरा नियम जिसे हम कहते हैं समानता का नियम, दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं बेटा जी? तो तुम कहोगे दूसरे नियम को हम कहते हैं समानता का नियम। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया, समानता सोरेनसन। इन्होंने कहा जैसे मम्मी पापा होते हैं वैसा ही बच्चा होता है, समान। ये नियम भी अपूर्ण है, ऐसा थोड़ी ना कि जैसे मम्मी पापा है बच्चा वैसा ही है। आपने देखा होगा चोरों के घर में साधु पैदा हो जाते हैं, हिरण्यकश्यप के घर में, हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद जैसा बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो यहाँ एक चीज क्लियर होती है, एक चीज स्पष्ट होती है, एक चीज बहुत क्या कहना चाहिए मुझे, मतलब फाइनलाइज होती है कि ये नियम तो गलत है सोरेनसन का, कि समानता का नियम ये कहता है कि जैसे बच्चे वैसे ही मम्मी पापा, ये तो गलत है। फिर विभिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का मतलब होता है अंतर होना, विभिन्नता का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, अंतर होना, कि बच्चे एग्जैक्टली मम्मी पापा जैसे नहीं होते, उनमें कुछ विभिन्नता होती है। क्या? कुछ विभिन्नता होती है। और ये विभिन्नता क्यों हुई? क्योंकि नवोत्पत्ति यानी म्यूटेशन हो गई, या प्राकृतिक चयन के कारण हुई। भिन्नता क्यों हुई? क्योंकि नवोत्पत्ति, नव का मतलब नया, उत्पत्ति का मतलब कुछ नया पैदा हो गया। मतलब समझो, मम्मी थी कसम से इतनी गोरी और पापा थे कसम से इतने काले। अब क्या हुआ कि इन दोनों के मिलने से भिन्नता कैसे हुई? बच्चा ऐसा पैदा हो गया, मतलब थोड़ा भुरभुरा सा टाइप का बच्चा पैदा हो गया, भूरा भूरा बच्चा पैदा हो गया। सोचो, या तो बच्चा कतई इतना गोरा होना चाहिए था, या बच्चा कतई इतना काला होना चाहिए था, लेकिन बच्चे में नवोत्पत्ति, दोनों के मिलने से म्यूटेशन हुई और बच्चा कैसा पैदा हो गया? ऐसा भूरा पैदा हो गया, मतलब कतई काला नहीं है, भूरा भूरा बालक पैदा हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या? नवोत्पत्ति, म्यूटेशन। या फिर ये होगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन क्या है कि पापा एकदम काले से हैं, मम्मी एकदम गोरी सी हैं, या उल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों को लेके प्रोटोकॉल हमारे पूरे सोसाइटी में अलग ही है। तो आप ये देखोगे गुड्डा कि प्राकृतिक चयन होता है। आपका कोई भाई बहुत ही गोरा निकल गया, कोई बहन बहुत ही काली निकल गई, या कोई बहन बहुत ही गोरी निकल गई, मम्मी पे चली गई,
और भाई टोटली पापा पे चला गया, कसट्ट काला निकल के आ गया। तो जब उसका निर्माण हो रहा था, जीन्स का सिलेक्शन होता है, तुम्हें पता है कैसे सिलेक्शन होता है? अब सोचो, मम्मी की तरफ से 23 क्रोमोसोम, पापा की तरफ से 23 क्रोमोसोम, लड़ाई सोचना, तुम इमेजिन करो, हर क्रोमोसोम पर 1000 जीन्स बैठ के चल रहे हैं। कोई जीन है बालों की टेक्सचर के लिए, कोई जीन है बाल का कलर, बाल पतला होगा मोटा होगा, उसी के लिए कई सारे जीन्स हैं। आंखें कैसी होंगी, बड़ी होंगी छोटी होंगी, पलकें कैसी होंगी, भारी होंगी पतली होंगी, मोटी होंगी छोटी होंगी, आंखों के कट कितने बड़े होंगे, आंखों का कलर कैसा, अरे भाई साहब इतने जीन्स डोल रहे हैं। अच्छा, अब जब ये जीन्स मिलेंगे, है ना, तो अब ये एक दूसरे पर, जिसके जीन्स क्या कहना चाहिए मुझे, जिसके जीन्स हैवी होंगे, हैवी इन द सेंस मतलब ऐसे नहीं है कि जीन्स की लड़ाई होगी वास्तव में, मतलब जिसके जीन्स दमदार होंगे, आप ये देखोगे कि उसका असर बच्चे पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी जिसके जीन्स दमदार होंगे उसका असर बच्चे पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जेनेटिक्स में भी आपका मन करता होगा ना कई बार सोचने का कि यार मेरी मम्मी गोरी है, मेरे पापा काले हैं, काश मैं मम्मी पे चली जाती। भाई जब तेरा निर्माण हो रहा था, बहन जब तेरा निर्माण हो रहा था, तो उस समय पे जीन्स में किसके जीन्स, है ना, ज्यादा प्रभावशाली थे, ज्यादा क्या कहना चाहिए डोमिनेटिंग थे। तो अगर आंखों के कलर में पापा का डोमिनेटिंग हो गया जीन, तो उसने जीन ने मम्मी के आंखों के कलर वाले जीन को लात मार के भगा दी, बोले चल चल आंखों का कलर ये होगा। तो इस तरीके से कौन सा जीन उस समय डोमिनेट होगा, ये प्रकृति चयन करेगी, ये नेचर सेलेक्ट करता है। तो इसीलिए हर बच्चा यूनिक है, कभी अपने आप को कंपेयर मत करना। और नवोत्पत्ति का मतलब तो तुम समझ गए। तो इसमें इन्होंने कहा कि भैया विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम ये कहता है कि बच्चा एग्जैक्टली मम्मी पापा जैसा नहीं होता, कुछ उसमें भिन्नता होगी। और उस ये कारण क्यों होगी, भिन्नता क्यों होगी, म्यूटेशन की वजह से, नवोत्पत्ति और प्राकृतिक चयन की वजह से, कि प्रकृति किस जीन को चुन रहे उसकी वजह से। तो अब आप देखेंगे नवोत्पत्ति या म्यूटेशन क्या होता है। तो आपको बता दूं, नवोत्पत्ति या म्यूटेशन होता है कि दो विशेषताओं में से किसी नवीन विशेषता की उत्पत्ति को नवोत्पत्ति कहते हैं। दो विशेषताएं मिली और एक नई नवीन विशेषता बन गई बेटा जी, तो उसको हमने क्या कह दिया गुड्डा, उसको हमने नवोत्पत्ति कह दिया। उसको क्या कह दिया सोना, नवोत्पत्ति कह दिया। तो म्यूटेशन या नवोत्पत्ति, काला और गोरा, इससे बालक निकला भूरा। क्या निकला, भूरा। काला और गोरा हटा, काला और गोरा मिला तो उससे म्यूटेशन हुई, वो क्या निकली, भूरा। और अगर प्राकृतिक चयन होता तो हो सकता है कि कोई काला हो जाता, कोई कतई भूरा हो जाता। ये घबराओ मत, इसमें ये जरूरी नहीं है कि किसने दिया, ठीक है ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि किसने दिया। जिसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका मैं बता दूंगी कि बेटा इन्होंने दिया है, और जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए परेशान मत होना। हाँ, कुछ औलादें तो इसी बात पे ध्यान देती हैं कब हमारी बोलने वाली आजादी दीदी देंगी। फट से मैंने ही हटाया, तुरंत ही कह दिया हाय दीदी बोलने की आजादी दे दी, ठीक है ना। बीएन झा गलत है, अच्छा हर्ष कह रहे हैं बीएन झा गलत है, मुझे तो लगता है बीएन झा ठीक है। क्या बेटा हमारा रोल इतना ही है कि हम बैंक की तरह हैं और एकदम बस ट्रांसफर करते रहेंगे इधर से इधर, हैं अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देते चलेंगे, ठीक है ना, नहीं गलत है बेटा। है ना, तो मेरी बात को समझ रहे हो। अगर ये इंपॉर्टेंट होगा ना विभिन्नता का नियम किसने दिया, तो उसको हम बता देंगे। बेटा फास्ट वाले आराम से फास्ट करें घर पे, मैं चीज को समझा के ही समझाऊंगी, मेरे को कोई शौक नहीं है मैं जल्दबाजी में करूं। आप बाद में चाहे 2x पे देख लीजिएगा बेटा जी, है ना, मेरे को अपना सिलेबस आराम से पढ़ाना पसंद है प्लीज, ठीक है। अब आती है बात प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब होता है, कैसे याद रखोगे, रिग्रेशन। प्रत्यागमन, रिग्रेशन, यानी एक प्रति एक जा रहा है और गमन एक का आगमन हो रहा है, मतलब एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो प्रत्यागमन हो गया, यानी क्या बोलेंगे, रिग्रेशन बोलेंगे। तो प्रत्यागमन का नियम किसने दिया, ये भी सोरेनसन ने दिया। इन्होंने कहा बच्चा मम्मी पापा से बिल्कुल विपरीत होता है, टोटली अपोजिट। तो प्रत्यागमन, तो एक तो आ रहा है ऐसे याद रखना और एक का गमन हो रहा है, तो बोले टोटली अपोजिट होता है, ये नियम भी गलत है। आपको लगता है कि बच्चा मम्मी पापा से टोटली अलग होता है। अब जैसे संजय का खुरापाती क्वेश्चन सुनो। संजय ये कह रहे हैं कि दीदी अगर माताजी भी काली हो और पिताजी भी काले हैं तो बच्चा कैसा होगा। वो तो बेटा जी ऐसे में दोनों की म्यूटेशन होगी तो बच्चा भूरा पैदा होगा या कतई काला पैदा होगा, है ना, कैसा भी हो सकता है।
या प्राकृतिक चयन में हो सकता है कलर वाला मामला माता पिता से न लेके माता पिता के खानदान में पीछे से कहीं से आ जाए, तो कहीं से भी आ सकता है बेटा जी, ठीक है ना, कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, कंचन कह रही है मैम जी क्लास 12 में इंग्लिश की पीडीएफ लगाई है। ओहो, इनकी तो पिटाई लगानी पड़ेगी। ठीक, रुक अभी भेजती हूँ। अरे कहाँ गई? हाँ, गुस्सा भी मम्मी पापा की वजह से आता है, तो आपको क्या लगता है बेटा गुस्सा मम्मी पापा की वजह से नहीं आएगा? अरे यार ब्लर कर गया बेटा। मैं फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। ठीक, आ जाओ। अब देखो प्रकृति का नियम क्या है, लॉ ऑफ नेचर। अभी तक हमने कितने कितने नियम पढ़े बेटा जी, है ना? अभी तक हमने कितने कितने नियम पढ़े? एक हमने नियम पढ़ा कि बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं, ठीक है ना, तो समानता का नियम। दूसरा हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, विभिन्नता का नियम पढ़ा। फिर एक हमने पढ़ा समानता हो गया, विभिन्नता हो गया। फिर एक हमने पढ़ा कि भैया टोटली मतलब बच्चे जो होते हैं टोटली अपोजिट नहीं होते, थोड़े बहुत अपोजिट होते हैं, वो तो भिन्नता हो गया। प्रत्यागमन का नियम हमने पढ़ लिया, है ना, एक बीज कोश की निरंतरता का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसका नियम, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम क्या है बेटा जी? प्रकृति क्या करती है, विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर बनाए रखने का कोशिश करती है। तो आप देखोगे दुनिया में हाई आईक्यू वाले लोग कम हैं, कुछ परसेंट है, लेकिन सामान्य आईक्यू वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमेशा सामान्य गुणों का वितरण करने में ज्यादा बिलीव करती है। क्या करती है प्रकृति? सामान्य गुणों का वितरण करने पर ज्यादा बिलीव करती है। क्या करती है ना, सामान्य गुणों का वितरण करने पर ज्यादा बिलीव करती है। ठीक, कि भैया सामान्य गुणों का वितरण ज्यादा हो, इसीलिए सेम आईक्यू वाले लोग हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करें तो छठा हमारा नियम है अनुवांशिकता का, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब देखो बेटा जी, अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम कहता क्या है? अर्जित गुण अर्जित किए हैं मैंने, जो गुण मेरे अंदर नहीं थे पैदाइशी, मैंने उन्हें कमाया। जैसे जैसे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पियानो या गिटार जैसी चीजें बजाना जानते हैं, मुझे आता है वो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आता है कि पैदाइशी मेरे खानदान में सब लोग एकदम गवैये थे और एकदम बढ़िया तरीके से बजाना जानते थे, है ना। मैंने उसको सीखा। तो जब मैंने उसको सीखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि मेरे बालक के अंदर वो गुण अपने आप आ जाएंगे कि हाय मेरी माँ तो एकदम बढ़िया तरीके से क्या करती हैं, मेरी माँ बढ़िया एकदम पियानो बजा लेती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ऐसा बड़ा वाला पियानो तो है नहीं, गरीब हैं हम भी, है ना, और मेरी माँ गिटार बजा लेती है तो मैं भी बजाना सीख जाऊंगा, और फिर उसके बाद ये जितनी भी मौसियाँ हैं, जितने भी मामा हैं, मैं इनके लिए गिटार बजाऊंगा, हीरो बन बन के घूमूंगा। नहीं भैया, जो गुण मैंने अर्जित किए, मेरी बात को ध्यान से समझना, अर्जित का मतलब क्या? अर्जित का मतलब जिन गुण को मैंने अर्जित किया, यानी जिन गुण को मैंने सीखा इस दुनिया में आके, वो गुण संक्रमण होंगे, वो गुण ट्रांसफर होंगे या नहीं, है ना। तो अब जैसे अंजलि बोल रही है मैम मुझे ढोकला बनाना आता है, पहले मुझे लगा यूं लिख रही है मैम मुझे धोखा देना आता है, मेरी हाय क्या लिख रही है लड़की। तो अंजलि कह रही है मुझे ढोकला बनाना आता है,
तो ये अंजलि ने मम्मी के पेट के अंदर ही सीख लिया था। हैं अंजलि, अभिमन्यु हो रही है तू। अंजलि बाहर आई दुनिया में, उसने ये गुण अर्जित किया। 4 यूट्यूब की रेसिपी देखी होंगी गुड़िया ने, उसके बाद देखा होगा सॉफ्ट फ्लफी ढोकला कैसे बनाए, फिर जाके 2-3 बार तो खराब ही किया होगा, फिर बना होगा। तो अर्जित गुण भी क्या संक्रमित होते हैं? तो लेमार्क ने कहा कि हाँ, जो गुण आपके पूर्वजों ने सीखे हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे आने वाली जनरेशन में। और उसने जिराफ का उदाहरण दिया कि भैया देखो, जिराफ थे, पहले जिराफों की गर्दन छोटी होती है ना। इवोल्यूशन की थ्योरी में हम लोग यही कहते हैं, उद्विकास के सिद्धांत में हम लोग यही तो कहते हैं कि भैया पहले जिराफ जो थे उनकी गर्दन छोटी थी, फिर उसके बाद पत्तियां ऊपर थी, जिराफ उछले, गर्दन ऊंची ऊंची ऊंची, फिर आने वाली जनरेशन की जिराफ ऊंची ऊंची, और भाई साहब अब तो पैदा होने वाले जिराफ ही ऊंची गर्दन के साथ पैदा होते हैं। ऐसा आपने सुना होगा। तो लेमार्क ने कहा हाँ, सीखे हुए गुण भी अर्जित होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। मैकडूगल ने इसको चैलेंज किया। इसका खंडन किसने किया? तो आप याद रखना, इसका खंडन किया मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या करा, चूहों की कई जनरेशन की पैदा होते ही, है ना, पैदा होते ही उसकी क्या कर दी, उसकी पूंछ काटना शुरू कर दिया, चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत का विरोध करना शुरू कर दिया। मैम आपकी वीडियोस किसी दूसरे ऐप पर भी चल रही हैं, मैंने डाउट ग्रुप में भेजा भी था, मैंने उसको खुलवाया था, लेकिन मैं वो ग्रुप ही नहीं ढूंढ पाई थी, यूट्यूब चैनल ही नहीं ढूंढ पाई थी। आपने कुछ सीटेट क्लास करके बताया था या टेट क्लास करके कुछ आपने भेजा था, मैं उसको खुद ही नहीं ढूंढ पाई। आप उसका लिंक भेज दोगे ना स्क्रीनशॉट की जगह, तो उसको ढूंढ भी तब भी पाएंगे कि वो कौन है, क्या कर रहा है, कौन सी वीडियोस वो डाल रहा है बच्चा। और अगर बेचारे क्या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ डाल रहा है और पैसा नहीं ले रहा किसी से, तो डाल लेने दो, क्या नुकसान करेगा, उसको कुछ पैसा मिल जाएगा कमाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, किसी बच्चे के पास तक चीज पहुंच जाएगी, पढ़ लेने का क्या करना है ना। अनटिल अनलेस वो बच्चों को ठग ना रहा हो कि इसी तरीके की क्लासेस गार्गी मैम आपको देंगी अब से, और ये क्लासेस के लिए आपको पैसा देना होगा, तो वो न कर रहा हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर कोई किसी का, मैं ये कहती हूँ, फिर मैं उसको गलत नहीं मानती। फिर अगर वो बच्चा बता रहा है तो मैं कभी इसमें आपत्ति महसूस नहीं करती हूँ। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें कर रहा है और किसी को ठग नहीं रहा, तो उसको डाल लेना दो, किसी का भला ही हो जाएगा। शायद जहां तक मैंने अपनी बात नहीं पहुंचाई होगी, वो 4 उन बच्चों को भी कोई फायदा पहुंचा देगा। ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि 4 बच्चे उसके में देख के और पढ़ लेंगे कि हाँ भाई ये है, ठीक है ना, फ्री में किसी का काम हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैम पुराना स्टूडेंट है आपका, पता लग जाएगा, तो वो भेज जरूर देना, मैं उसको देखूंगी जरूर। हाँ, कि भैया पुराने स्टूडेंट भी खूब खतरनाक होते हैं। कई पुराने स्टूडेंट मुझसे 10-10 हजार रुपए ले गए, अब दिखते भी नहीं है, कभी मैसेज नहीं आते उनके। आ जाओ आ जाओ। तो मैकडूगल ने क्या करा, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैकडूगल ने चूहों को पकड़ा। अब चूहे जैसे ही उनके नए बच्चे पैदा होते थे, चिचू चिचू, और फट दे से उसकी चूहों की पूंछ काट देता था मैकडूगल। और मैकडूगल ये कहता है कि मैंने 23 पीढ़ी के चूहों पर ये प्रयोग किया है कि उनके पैदा होते ही मैंने उनकी पूंछ काटी है, पैदा होते ही पूंछ काटी है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि भैया, हाँ ले लो ले लो ले लो, पैसे लो, इकट्ठे करो अपनी गुल्लक में दोबारा। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि कोई अगर अर्जित गुण है तो फिर तो बिना पूंछ के पैदा होने चाहिए चूहे, लेकिन एक भी मतलब चूहों की कौम में एक भी जनरेशन का चूहा बिना पूंछ के पैदा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है, जब मैं पैदा होती पूंछ काट दे रहा हूं, तो भैया फिर तो ये गुण अर्जित हो गया, तो आने वाली जनरेशन तो बिना पूंछ के पैदा होनी चाहिए। लेकिन भैया ऐसा संभव ही नहीं हुआ, मैंने एक भी जनरेशन में नहीं देखा कि बिना पूंछ का चूहा पैदा हुआ हो, तो अर्जित गुणों का संक्रमण नहीं होता। ये खंडन किसने किया? मैकडूगल ने। लेकिन सपोर्ट कौन करते थे? लेमार्क सपोर्ट कर रहे थे। मेरी बात को समझ गए ना गुड्डा? मेरी बात को समझ गए ना बाबू? कोई दिक्कत? आ जाओ। अब देखो, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आनुवांशिकता प्रभावित तो करती होगी। तो कहा हाँ भैया, है ना, तो कहा हाँ करती तो होगी बेटा। जो अंतर भी आता है ना जेनेटिकली, याद रखना राजेश, जो अंतर भी आता है ना जेनेटिकली, जैसे जिराफ बार बार हायर उछले तो उनकी गर्दन लंबी हुई, ये कई सालों में, कई लाख सालों में जीन्स में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे, और इसमें ना वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अब आप ऐसे समझो, बहुत बहुत जेन्युइन बात बताती हूँ मैं आपको।
हम महाभारत काल के जो भी साक्ष्य मिलते हैं, आप क्या देखते हो भाई साहब, ये 8-8 10-10 फीट के है ना चौड़े एकदम गबरू बंदे घूम रहे हैं। भीम ऐसा आदमी 100 हाथियों का बल। भीम रोटी खाता होगा तो भैया रोटी बनाने वाले की बैंड बज जाती होगी हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि भैया अर्जुन है एकदम, सबकी हाइट 8-8 फीट। अब तुम ढूंढ के बताओ मुझे 6 फीट वाले भी भारत के अंदर बताओ कितने दिखते हैं। 6 फीट वाले भारत के अंदर तुम्हें कितने देखने को मिलते हैं? बताओ बताओ कितने देखने को मिलते हैं? मेरी खुद की हाइट 5 फुट 7 इंच है। रखो ना और जाओ बाहर अपनी गुल्लक लो, सारे सिक्के पकड़ो, पहले गुल्लक लेके आओ फिर अपने सिक्के भरना, ठीक है ना? तो है ना, तो ये सबसे बड़ी बात कि भैया परिवर्तन होता है लेकिन लाखों सालों में होता है, नहीं है ना किसी की ज्यादा, तो लाखों सालों में आपको ये परिवर्तन देखने को मिलता है, हजारों सालों में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही हो जाएगा, ठीक है ना? आ जाओ अब देखो, बात करें अगर हम, तो ये जितने भी अनुवांशिकता के कि भैया अनुवांशिकता एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो अनुवांशिकता का आपकी किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है। मैं इसे ऐसे कर देती हूँ बेटा जी, मैं इसे ऐसे कर देती हूँ कि अनुवांशिकता का प्रभाव क्या कर देती हूँ, मैं इसको हेडिंग डाल देती हूँ कि अनुवांशिकता का प्रभाव किस किस चीज पर पड़ता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग वैज्ञानिक जो हैं वो प्रभाव बताते हैं। तो अनुवांशिकता का प्रभाव है ना, अनुवांशिकता का प्रभाव क्या कहोगे? अनुवांशिकता का प्रभाव। तो देखो ध्यान से सुनना, थॉर्नडाइक कहते हैं कि आपकी जो एक्चुअल स्टेमिना है, मूल प्रवृत्ति है, उस पर प्रभाव किसका पड़ता है? अनुवांशिकता का। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि आपकी मूल प्रवृत्ति पर, मूल शक्ति, कि भैया एक पहलवान का बच्चा पहलवान ही होगा, यूं करके उठा के फेंक देगा, तो मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना, क्या कहेंगे? ए देख, मैंने कहा 5 फुट 7 इंच, औलाद कह रही है आप लगती नहीं है कि 2 फीट 7 इंच की तुम चुप रहते हो ना तभी बढ़िया रहते हो। कैसी बातें कर रहे हैं ये? हाँ कैसी बातें कर रहे हैं हंसी वाली। तो अनुवांशिकता का प्रभाव, थॉर्नडाइक, क्या याद रखोगे गुड्डा? थॉर्नडाइक कहते हैं हमारी मूल शक्ति कैसी होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, उस पर हेरिडिटी का असर पड़ता है। शारीरिक लक्षण कैसे होंगे, उस पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा? कार्ल पियर्सन ने कहा। तो याद रखना, गाना सुना होगा, कालियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, राजस्थान का फोक गीत है। तो कार्ल पियर्सन कहते हैं आपके शारीरिक लक्षण कैसे होंगे, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, आपके शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसका पड़ता है? अनुवांशिकता का। कार्ल पियर्सन ने कहा। कैटल कहते हैं कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। अब आप कहोगे दीदी प्रजाति की श्रेष्ठता, कि कोई एक प्रजाति दूसरों से श्रेष्ठ है, यह अनुवांशिकता से डिपेंड करता है, तो इसको सपोर्ट करने वालों में किनका नाम आता है? इसके अंदर सपोर्ट करने वालों में किनका नाम आता है बेटा जी? तो इसको सपोर्ट करने वालों में ठीक है ना, किनका नाम आता है? तो आपको बता दूं, कैटल का नाम आता है। इन्होंने कहा प्रजाति की श्रेष्ठता पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? अनुवांशिकता का। अब इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया अमेरिका का, कि अमेरिका में जो व्हाइट अमेरिकन हैं वो वेल टू डू हैं, अच्छा कमाते हैं, और जो अफ्रो अमेरिकन हैं, यानी अफ्रीका से आए हुए व्यक्ति जो बाद में अमेरिकन बन गए, जिन्होंने अमेरिकन लोगों से शादी ब्याह कर लिए और बच्चे पैदा किए, बोले अफ्रो अमेरिकन जो हैं वो उतने श्रेष्ठ नहीं हैं, अब अगर कैटल साहब की बात को भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो कैटल साहब ये कह रहे हैं, अगर उनको भारत में लागू करें तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग हैं, इनकी प्रजातीय श्रेष्ठता पर इनकी हेरिडिटी का प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण का नहीं। कि इनके बच्चे अगर आप देखते हो नीट में टॉप कर रहे हैं, इनके बच्चे आप देखते हो कि एमबीबीएस में ज्यादा सीट्स लेकर आ रहे हैं, इनके बच्चे अगर आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छी सिनेरियोस पर बैठे हुए हैं, तो बोले अनुवांशिकता का आपकी प्रजाति, कौन सी प्रजाति श्रेष्ठ निकलेगी, ये हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। और बोले उसके बाद अगर कोई व्यक्ति डाउन दिखाई दे रहा है आपको, तो सोशल हायरार्की में वो नीचे है, क्योंकि उसकी अनुवांशिकता प्रभावी है ना। तो ये इन्होंने इस बात को लेकर, कैटल ने इस तरीके से बात कही। व्यावसायिक योग्यता पर भी अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, ये क्लिनबर्ग ने कहा।
व्यवसायिक योग्यता पर किसका प्रभाव पड़ता है? अनुवांशिकता का। क्लीनबर्ग ने कहा। अब देखो, आप ये देखते होगे ना, बनियों का बच्चा जो होता है, मेरी एक स्टूडेंट है भाई साहब, और बहुत प्रिय स्टूडेंट है, मतलब ये समझ लो आने वाले 2-3-4 साल में उसकी शादी होगी, और मैंने उसको पहली बार तब पढ़ाया था वो जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। फिर होते हैं कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो बहुत क्लोज हो जाते हैं, घर आना जाना, फिर फैमिली रिलेशन, इस तरीके का मामला। तो वो जो गुड़िया है ना, मैंने, क्योंकि वो बनिया फैमिली से बिलोंग करती है, कोई बनिया बुरा नहीं मानना भाई, तो उसको एमबीबीएस करने के लिए जब कोटा तैयारी करने के लिए गई, तो वो इतनी कंजूस थी भाई साहब, है ना, तो वो इतनी कंजूस थी। बेटा मैं खुद जातिवादिता की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ इनकी बात कर रही हूँ, है ना, कि ये कहते हैं कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, और इसको अगर लागू करते हुए भारत में देखा जाए तो ऐसे, अपने एग्जाम्पल को समझा रही हूँ मैं अपने व्यक्तिगत विचार तुम्हारे सामने वैसे भी रखना पसंद नहीं करती, वो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि व्यवसायिक योग्यता पे अगर हम बात करें, तो उसको जब वो वहां गई कोटा, तो उसको कहा गया कि भाई तू अपने लिए आइसक्रीम वगैरह खा लिया कर, फ्रूट वगैरह खा लिया कर, तो वो 5 रुपए भी खर्च नहीं करती थी, 10 रुपए भी नहीं खर्च करती थी, और उससे पूछा जाए तो यूं कहती थी कि नहीं, है ना, मैं तो कतई अपने पापा की तरह हूँ, मैं तो कतई अपने पापा पे गई हूँ, आपने सुना नहीं है बनिए कंजूस होती, मैंने कहा भाई मुझसे ले लियो तू पैसे, पर कम से कम गर्मियों में वहां से यहां तक चल के आ रही है, एक गिलास जूस तो पी ले, मर जाएगी, टपक जाएगी। तो व्यवसाय की योग्यता, तो इनका ये कहना है कि अगर किसी बिजनेसमैन का बच्चा होगा तो उसमें बिजनेसमैन के गुण ऑटोमेटिकली होंगे, अनुवांशिक तौर पर होंगे, और अगर जैसे मनी मैनेजमेंट अगर किसी में होगा तो वो अपने पारिवारिक तौर पे उसके अंदर ऑलरेडी होगा। अब कल यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो चलो पहुंचो, ठीक है ना। तो ये कल करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब यहां तक किसने क्या क्या दिया है उसको याद रखना। मूल शक्तियों पर थॉर्नडाइक ने, शारीरिक लक्षणों पर कार्ल पियर्सन, प्रजाति की श्रेष्ठता कैटल, कैटल भेड़ बकरी को भी कहा जाता है, तो ऐसे याद रखना, प्रजाति और कैटल भेड़ बकरियों का झुंड, जानवरों का झुंड, ऐसे याद रख लेना। व्यवसायिक योग्यता क्लीनबर्ग, आप व्यवसाय कितना क्लीन करोगे ये क्लीनबर्ग ने कहा। आगे यहीं से आगे कल शुरू करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और किस किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता के प्रभाव हम कर रहे थे, ठीक है। चलो हाँ बेटा, पढ़ाई हो गई। हम्म, ओके बेटा। ओके।